दिनांक 7 अगस्त वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का चौथा पाठ हम लोग कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस टॉपिक पर चर्चा किया। इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का अध्ययन करेंगे। धारावाही चालक यानी ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक पर एक बल लगता है। इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो ये तीसरा प्रभाव है विद्युत धारा का। पहला प्रभाव हमने देखा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा का निर्माण होना। दूसरा प्रभाव हमने पढ़ा विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होना। और ये जो तीसरा प्रभाव है ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ प्रभाव है। यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों किसी चालक पर यदि अप्लाई किया जाए तो उस चालक पर एक बल लगता है। इसे नीचे दी गई कृति में इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पर जो सामग्री है तांबे की लचीली तार, स्टैंड, विद्युत सेल, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाला नाल चुंबक, ये सब सामग्री है। और इन सामग्रियों को ये जो आकृति 4.1 है इस तरह से इसे संयोजित करना है। ये इस स्टैंड में नाल चुंबक को संयोजित किया गया है। दूसरे स्टैंड में वो तांबे का तार, लचीला तांबे का तार लगाया गया है, फिक्स किया गया है। और उसी तार को यहाँ बैटरी और स्विच से जोड़ा गया है। अब ये जो बड़ी लाइन है धनात्मक सिरा होती है बैटरी का, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये ऋणात्मक सिरा होती है। तो स्विच ऑन करने पर यहाँ धनात्मक सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और लचीले तार में ऊपर से नीचे की ओर ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप जब ये कृति देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब ये विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही हो, और चुंबकीय क्षेत्र तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की दिशा में ही प्रवाहित होता है, तो इस दिशा में ये जो तार है, लचीला तार जो इस ए वाली स्थिति में था, ए की स्थिति में था, वो मुड़ करके सी वाली स्थिति में आ जाता है। ये जो तार ए की स्थिति में था वो मुड़ करके सी की स्थिति में आ जाता है। और ये बैटरी का ध्रुव यदि बदल दें, ऋणात्मक सिरा बाईं तरफ और धनात्मक सिरा दाईं तरफ कर दें, तब क्या होगा? तब ये जो विद्युत धारा है ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी और ये जो तार ए है, ये तार ए मुड़ करके बी की स्थिति में आ जाएगा। तो इस कृति से ये सिद्ध हो रहा है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें स्थापित किया जाए तो उस चालक में बल का निर्माण होता है। इसी बल के कारण ये तार एक बार सी की तरफ मुड़ा और एक बार बी की तरफ मुड़ा। ये जो बल है, इस बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत धारा की दिशा, इन दोनों दिशाओं पर निर्भर करता है। इसी चीज़ को यहाँ डायग्राम में समझाया गया है। ये नाल चुंबक है, बीच में से लचीला तार गया हुआ है, और जब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, यानी करंट जब ज़ीरो है, I = 0, तब ये तार ए की स्थिति में होता है। और जैसे ही यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये तार जो पहले ए की स्थिति में था वो अब मुड़ करके बी की स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार जब ये जो विद्युत धारा है ये जब लचीले तार में ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब ये तार मुड़ करके सी की स्थिति में आ जाता है। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के लंबवत है। यहाँ जो क्रॉस करके दिखाया जा रहा है, ये क्रॉस ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है। ये और पिंक कलर से जो एरो है
ये विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा की दिशा और ये बल की दिशा। तो ये जो बल उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय प्रभाव से और विद्युत धारा के प्रभाव से, इस बल की दिशा को दर्शाने के लिए एक नियम का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आइए इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ लेते हैं। देखिए, एक बात थोड़ा सा आपको समझना चाहिए यहाँ पर। ये बाएं हाथ का नियम, तो देखिए बी फॉर बाएं और बी फॉर बल, दोनों की शुरुआत ब से हो रही है, बी से हो रही है। तो ये आप यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे को रिलेट किया जा सकता है कि बाएं हाथ का नियम बल के लिए, बल की दिशा पहचानने के लिए है, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम आएगा। तो कभी कभी अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि बाएं हाथ का नियम बल के लिए है या फिर विद्युत धारा की दिशा के लिए है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि बाएं हाथ का नियम बल के लिए ही लगेगा, क्योंकि दोनों में बा शब्द आ रहा है, बायां और बल। अब कैसे ये नियम यूज़ करना है, देखिए बाएं हाथ की 3 उंगली का उपयोग करना है, एक अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। इसमें ये जो अंगूठा है ये विद्युत चालक पर जो बल लगता है उसकी दिशा दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी और ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। तो यहाँ पर 2 दिशा तो हमें पता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। कैसे पता है, देखिए हम लोग सब जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, एन से एस की तरफ, और विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ होती है। तो ये 2 दिशा की तो जानकारी है हमें, लेकिन ये जो बल जो उत्पन्न होगा ये इसका अंदाज़ कैसे लगाया जा सकता है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ से लगाया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में के अनुसार हमारे बाएं हाथ की ये जो तर्जनी और ये जो मध्यमा, ये जो 2 उंगलियां हैं, सबसे पहली बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट है कि ये तीनों उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन्हें आपको इस प्रकार पकड़ना है कि ये तीनों एक दूसरे पर लंब हो। ये अंगूठा और तर्जनी भी लंब है, अंगूठा और मध्यमा भी लंब है, ये तर्जनी और मध्यमा ये भी परस्पर लंब है। तीनों उंगलियां एक दूसरे पर लंब होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। दूसरा पॉइंट ये है कि तर्जनी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, मध्यमा की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो ऐसी दशा में ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपको चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा दर्शाएगा। इसे मैं आपको वीडियो में भी समझा देता हूँ। जैसे इस आकृति में हम देख सकते हैं, यहाँ पर जब विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है यहाँ पर, और चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की दिशा में है, तो अब हमें यहाँ पर बाएं हाथ की 3 उंगलियाँ सबसे पहले तो इस तरह से रखनी है कि परस्पर लंब हो। ये तर्जनी और मध्यमा लंब है और तर्जनी पर और मध्यमा पर लंब उठा इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र कागज़ पर लंबवत है, तो ये लंबवत यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, यहाँ विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ पर लंबवत है, तो ये तर्जनी कागज़ पर लंबवत हो गई भीतर की ओर। अब यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है। देखिए विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, यहाँ पर ये दिखाया गया है एरो के द्वारा। तो ये जो मध्यमा है ये नीचे की ओर आ जाएगी
तो ऐसी दिशा में देखिए ये जो अंगूठा है ये दाईं तरफ जा रहा है, यानी कि जो बल लगेगा चालक पर वो दाईं तरफ होगा। इसलिए देखिए तार, ये जो तार है ये दाईं तरफ खिसक गया है। बीच की जो काली लाइन है, ये बीच में जो काली लाइन है ये तार की ओरिजिनल स्थिति है, लेकिन विद्युत धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने पर देखिए गुलाबी रंग से दर्शाया गया है कि तांबे का तार दाईं तरफ सरक गया है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ से पे पता चलता है कि यहाँ पर दाईं तरफ बल लग रहा है, अंगूठे की दिशा दाईं तरफ है, दाईं तरफ बल लग रहा है, इसलिए तांबे का तार दाईं तरफ मुड़ गया है सी की स्थिति में। वहीं पर यहाँ पर भी देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के भीतर की तरफ लंबवत है, तो तर्जनी इस तरह से रख दिया। अब विद्युत धारा की दिशा देखिए ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ये जो मध्यमा है, बीच की उंगली है, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ऐसी दिशा में देखिए ये जो अंगूठा है ये आपका बाईं तरफ आ जाएगा। देखिए उंगली कैसे रखना है, इस तरह से, जो तर्जनी है वो नीचे की तरफ और जो मध्यमा है वो आपका विद्युत धारा की दिशा में। तो ये जो अंगूठा जिस दिशा में होगा बल उसी दिशा में लगेगा और उसी दिशा में जो चालक है वो भी मुड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बल लगा है ये बाईं तरफ लगा है और तार देखिए यहाँ पर बाईं तरफ मुड़ गया बी की स्थिति में। तो ये था फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, वही यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ दर्शाया गया है इस आकृति में। तो इसे आप बार बार अभ्यास करके देखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किस तरह से बल की दिशा पहचानी जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 2 पॉइंट में आपको समझना है। सबसे पहले तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे दिया गया है, लिखा गया है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें। ये पहला पॉइंट हो गया नियम का। दूसरा पॉइंट, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाती है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया, इसकी व्याख्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो ये हमने करके देखा। ऊपर के प्रयोग में भी हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा करके ये चेक किया कि बल की दिशा कहाँ पर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यही सिद्धांत विद्युत चलित्र में भी लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में भी यही चीज़ होती है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है चालक में और उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित किया जाता है और जिसके कारण बल उत्पन्न होता है और उस बल के कारण ही विद्युत मोटर गतिशील होती है। तो विद्युत चलित्र में सबसे पहले तो आप ये परिभाषा समझ लो कि विद्युत चलित्र कहते किसको हैं। तो परिभाषा देखिए यहाँ पर है कि विद्युत ऊर्जा का, ये दूसरी लाइन से, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। तो ये एक लाइन आपको याद रखनी है, विद्युत चलित्र की परिभाषा। फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है,
विद्युत चलित्र का उपयोग पंखे, प्रशीतक यानी कि फ्रिज, मिक्सर, धुलाई यंत्र, यानी कि वॉशिंग मशीन, संगणक यानी कि कंप्यूटर और पंप में किया जाता है। यह विद्युत चलित्र कार्य कैसे करता है? तो कार्य के बारे में देखिए, यहाँ पर इसकी रचना दर्शाई गई है कि विद्युत मोटर की रचना होती कैसे है। देखिए यहाँ पर शक्तिशाली चुंबक हैं, नॉर्थ और साउथ ध्रुव है उस चुंबक का, और उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ही एक कुंडली रखी गई है ABCD, जिसे नाम दिया गया है। इस कुंडली को एक कार्बन ब्रश के साथ में जोड़ा गया है, और ये कार्बन ब्रश एक यहाँ पर एक वलय के साथ में जोड़ा गया है, एक छल्ला जिसे कह सकते हैं, एक छल्ले के साथ जोड़ा गया है। और ये जो कार्बन ब्रश है, इस कार्बन ब्रश से ये तांबे का तार दोनों तरफ जोड़ा गया है, ये प्लग कुंजी, और ये बैटरी जोड़ी गई है। तो बैटरी से ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये इस तरह से AB में ऊपर की तरफ प्रवाहित होकर के CD से नीचे की ओर, फिर F में होते हुए ये इस तरह से ये पूरी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब यहाँ पर यदि आप फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम देखें तो AB पर देखिए विद्युत धारा A से B की तरफ प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यदि लगाएं तो फिर AB पर जो बल प्रयुक्त होगा वो किस तरह से होगा? देखिए AB पर जो बल निर्माण होगा वह AB भुजा पर निर्मित होने वाला बल उसे नीचे की ओर ढकेलेगा। इसको आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार समझ सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ जो विद्युत धारा है वो N से S की तरफ प्रवाहित हो रही है, यानी बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो N से S की तरफ होगी। फिर विद्युत धारा आप देखिए यहाँ A से B की दिशा में जा रही है, तो आपकी जो मध्यमा है वो A से B की दिशा में होगी। तो ऐसी दिशा में देखिए अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, अंगूठे की दिशा अपने आप नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब AB पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, लंबवत होगा। उसी प्रकार CD यदि देख लें तो CD पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर मध्यमा नीचे की ओर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र अब भी N से S की तरफ है, तो तर्जनी अब भी N की S। तो इस पोजीशन में अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ आता है, यानी CD पर बल ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की दिशा में, और AB पर बल नीचे की दिशा में लगेगा। तो AB और CD पर ये जो बल विपरीत दिशा में लग रहा है और समान परिमाण में लग रहा है, यानी बल की तीव्रता होगी वो समान होगी, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी। AB पर नीचे की ओर होगा और CD पर ऊपर की ओर होगा। तो ये समान और विपरीत बल के कारण ये जो आर्मेचर कुंडली है ABCD, ये जो कुंडली है ये घूमने लगेगी, और आर्मेचर कुंडली घूमेगी तो इसके साथ ये जो रिंग है, ये जो वलय है, ये भी इसके साथ घूमेगा। ये जो ब्रश E और F है वो नहीं घूमता है, वो फिक्स होता है। तो इस तरह से मोटर कार्य करती है। तो ये इसका कार्य हो गया। तो ये जो कुंडली का जो घूर्णन होगा, यहाँ पर कुंडली जो यहाँ पर घूम रही है उसकी जो दिशा होगी वो यदि देखें तो घड़ी के
जो सुइयां हैं, घड़ी के जो कांटे हैं, उसके विपरीत दिशा में ये घूमेगा, क्योंकि ए बी नीचे की तरफ जा रहा है और सी डी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये कुंडली घूमेगी। तो इस तरह से ये विद्युत चलित्र कार्य करता है। अब यहाँ पर एक कॉलम है, जानकारी प्राप्त करिए, जिसमें पूछा गया है कि कार्बन ब्रश का उपयोग क्यों किया जाता है और उनका क्या कार्य है। तो ये वर्कशॉप में जा कर के इसका उत्तर खोजने की बात कही गई है, जहाँ पर मोटर बनाई जाती है। तो फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो ब्रश है, ये ब्रश का कार्य है इस वलय को अपनी स्थिति में पकड़ करके रखना। ये तांबे का तार और वलय का संपर्क निरंतर बनाए रखना और वलय को मजबूती से पकड़ करके रखना, ये इस ब्रश का कार्य होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैप्टर का आगे का भाग अगले वीडियो में मैं प्रेषित करूँगा। तो ये इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़िए। यदि कोई बात ना समझ में आई हो तो फिर से मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और आपको ग्रुप में भी भेजूँगा। आप लोग उसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख करके ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।